दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एग्जाम्स बढ़िया चल रहे होंगे। तो आज हम एलएच रिटन ने कंट्री चर्च चार्ट की क्रिटिकल एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने एक प्रोटोटाइप, एक आउटलाइन क्रिएट करी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लिखनी है इसको। तो देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन जैसे हमेशा लिखते हैं, थॉमस ग्रे की जो एलएजी, ये वन ऑफ द बेस्ट एलएजीज में से एक्चुअली देखा जाए तो बेस्ट एलएजी पोएम्स में से है ना। 1751 पब्लिश हुई थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम पोएम के बारे में। और ये पोएम बेसिकली लेमेंट करती है डेथ ऑफ, मतलब एक एलेजी जनरली लेमेंट किसको करती है? एलेजी वो पोएम होती है जो किसी की मृत्यु के ऊपर, किसी मतलब शोक गीत की तरह होती है ना। शोक पोएम होती है, किसी की मृत्यु को का शोक मना रही हो, वैसी पोएम। परंतु यहाँ पर जो राइटर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉमन फॉक विलेजर्स जो है ना, उनको चूज करते हैं। मतलब किसी पर्सन को बेसिकली चूज नहीं किया उन्होंने, कॉमन फॉक यानी आम जनता को एक तरह से टॉपिक बनाया अपनी पोएम का, कि वो बहुत सारे लोगों की ग्रेवयार्ड, मतलब उनकी कब्रों पे जाके, मतलब उनको देख के बोल रहे हैं एक तरीके से कि इन लोगों को मौका नहीं मिला लाइफ में, वो चांस नहीं मिले, वरना अदरवाइज ये भी कुछ बड़े व्यक्ति हो सकते थे। तो उन्होंने एक तरह से शोक मनाने के लिए जो टॉपिक चूज किया वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ना हो, कि कॉमन लोगों के ऊपर है, विलेजर्स के ऊपर ना। उनकी डेथ को वो लेमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनका शोक मना रहे हैं, उनके ऊपर रो रहे हैं, एक तरह से कहने का मतलब पोएट्री के थ्रू, है ना। तो ग्रे को आप कह सकते हो ग्रेवयार्ड पोएट में बोलते हैं। थॉमस ग्रे ग्रेवयार्ड जो पोएट्स है ना, उनमें काउंट किए जाते हैं। ग्रेवयार्ड पोएट्स वो पोएट्स है जो कि जनरली ग्रेव डेथ उनके ऊपर लिखते हैं, है ना। तो ग्रे को ग्रेवयार्ड पोएट्स में इंक्लूड करने का एक सोल रीजन अगर मैं कहूँ, मेन चीज तो वो यही है, ये पोएम। क्योंकि ये अकेली एक ऐसी पोएम है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसके बेस पर उनको ग्रेवयार्ड पोएट्री मतलब पोएट्स में इंक्लूड किया गया एक तरीके से। ये इतनी बड़ी पोएम थी एक्चुअली, एलिजी में सबसे बड़ी एलिजी मान सकते हो आप इसे, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे फेमस एलिजी। ग्रे को प्रिकर्सर भी बोलते हैं रोमांटिसिज्म का। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिशन पोइट्स में से आते थे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, जितने भी ट्रांजिशन पोइट्स रहे हैं ना, वो एक्चुअली प्रिकर्सर थे इनका रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज का एक्चुअली प्रिकर्सर, यानी कि प्रवर्तक, जो स्टार्टिंग में इनसे पहले आए एक तरीके से। Hence this poem reflects the elements of both classicism and romanticism। और बिल्कुल, क्योंकि देखो, पहले तो आता है ऑगस्टन एज, ठीक है। ऑगस्टन एज आया, ठीक है। उसके बाद में आई रोमांटिक एज, ठीक है। तो ये जो बीच का जो गैप है ना टाइम, इसमें आए ट्रांजिशन पोइट्स, ठीक है। ट्रांजिशन पोइट्स आए, तो ट्रांजिशन पोइट्स जो राइटर थे ना, उनमें ऑगस्टन एज के भी फीचर्स हैं और रोमांटिक एज के भी, इस तरीके से। इसलिए ये क्लासिसिज्म, और ऑगस्टन एज क्लासिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, रोमांटिक एज तो रोमांटिक एज है ये ना। तो दोनों की फीचर मिल जाएंगे आपको उनकी पोएट्री में, जो जितने भी ट्रांजिशन पोएट्स थे ना उनकी पोएट्री में। तो ये भी एक ट्रांजिशन पोएट्स ही थे। कौन? थॉमस ग्रे भी ट्रांजिशन पोएट थे। अब पोएम का सेंट्रल आइडिया तो यही है कि देखो, बेसिकली स्टार्ट नेचर के एलिमेंट से होती है, फिर वो कॉमन चीज आती है डेथ की। डेथ मेन आइडिया एक्चुअली देखा जाता है पोएम का, कि डेथ तो सबको आनी है। और पोएट ने उन डेथ किन के ऊपर आई, वो विलेजर्स की बात कर रहे थे बेसिकली, जो विलेजर्स, इनको मौका नहीं मिला लाइफ में कुछ करने का, और वो अननोटिस्ड मर गए। मतलब एक तरीके से वो अपनी लाइफ में सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाए। उनको अपॉर्चुनिटीज मतलब उतने मौके, रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, संसाधन नहीं थे, पैसे की कमी थी, गरीब थे, वो सब चीजें थी। तो अकेले विलेजेस में आइसोलेशन में मर गए, मतलब एकांत में, कभी अपनी चीजों को बाहर निकाल नहीं पाए, अपने टैलेंट को बाहर दिखाई नहीं पाए कहीं। तो गरीबी एक मेन मेन कारण थी एक्चुअली देखा जाए तो, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कुछ करने, गरीबी की वजह से। तो इस तरह ये एक्चुअली सेंट्रल आइडिया है कि डेथ, और उस पे वो बेसिकली वो भी बोल रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो एम्बिशियस लोग हैं ना, उनको इन लोगों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि डेथ तो उनको भी आनी है। डेथ चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको आनी है। तो डेथ एक कॉमन टॉपिक है, एक कॉमन चीज है जो सबको आनी है फाइनली, है ना। तो ये सेंट्रल आइडिया है। थीम में देखो, एक थीम ये भी है, डेथ इज इनएविटेबल। डेथ को कोई रोक नहीं सकता। इनएविटेबल मतलब जो होके रहेगा, है ना, अवश्यंभावी, कि डेथ तो होके ही रहेगी। डेथ तो आनी आनी है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको आएगी। और तो डेथ एक इसका सब्जेक्ट भी, एक थीम भी है इस पोएम का, कि वो डेथ पे बात कर रहे हैं। डेथ किनकी? पहले तो बात करते हैं कॉमन फॉक्स की डेथ की, जो विलेजर्स की डेथ की बात करते हैं। फिर बाद में वो बोलते हैं कि भाई डेथ तो अमीरों को भी आएगी, जो अमीर लोग हंस रहे हैं इन ग्रेव्स को देख के, इनकी कंडीशन को देख के, कि इनके ऊपर कोई मेमोरियल नहीं है, कोई एपिटैफ नहीं है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी डेथ आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि डेथ पैसे वाले को देख के डेथ मुकर जाएगी, या फिर कोई बड़ा अमीर आदमी है, कोई है ना, बड़ा रईस है, तो उसको देख के डेथ आएगी नहीं, ऐसा है नहीं। डेथ सबको आएगी, डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। सेकंड चीज, क्लास डिवीजन की बात होती है। बिल्कुल सही बात है कि सोसाइटी में क्लास डिवीजन है, अमीर गरीब का, ऊंचे नीचे का, है ना। तो वो बात करी उन्होंने, राइटर ने, कि ये सब लोग वैसे थे जो कि लोअर क्लास के थे, आप कह सकते हो, जिनको इतने मौके नहीं मिले सोसाइटी में। जो हायर क्लास के, उनको ज्यादा मौके मिलते हैं, अपने टैलेंट को बाहर निकाल पाते हैं, हाई सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, है ना। उनका नाम भी होता है, बड़े बड़े पोइट बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, है ना।
पार्लियामेंटेरियंस बन जाते हैं। पार्लियामेंटेरियंस मतलब पार्लियामेंट में जो जाते हैं चुन के, तो उनको पूरे मौके मिलते हैं अपनी चीज़ों को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का। तो क्लास डिवीजन तो है सोसाइटी में, ऊंची ऊंची क्लास वाले, नीची क्लास वाले, उस तरह से। तो उनकी बात हुई है पोएम में, है ना। अब आगे देखिए फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी है। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट चूज करी है, जैसे ट्रांसफर्ड एपिथेट, वियरी वे और ड्राउजी ट्रिंकलिंग। इनमें ट्रांसफर्ड एपिथेट इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब वियरी जो एडजेक्टिव है वो वे के साथ में नहीं है, एक्चुअली वे के लिए नहीं है, वो किसी दूसरी नाउन के लिए। और ड्राउजी जो एडजेक्टिव है वो ट्रिंकलिंग के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, ठीक है। ऐसे पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में मोपिंग आउल, आउल को एक तरह से दिखाया गया है इंसान की तरह, जैसे वो बिल्कुल कुछ सोच विचार कर रहा है, फिर वो परेशान होकर मून को कंप्लेन करता है। मून का भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया, देखा जाए तो दोनों का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, आउल का और मून का। जैसे कि कोई इंसान हो, एक इंसान दूसरे इंसान से शिकायत कर रहा है, वैसी वाली बात दिखाई गई है। बाद में डेथ को पर्सोनिफाई गया है, जैसे डेथ के कान है, डेथ के वो है, तो मतलब डेथ को एक इंसान की तरह दिखाया गया है, ठीक है। मेटाफर, नैरो सेल्स ग्रेव्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नैरो सेल को एक तरह से मतलब ग्रेव को रिप्लेस कर दिया गया, नैरो सेल बोला डायरेक्ट, कि वो नैरो सेल में सो रहे हैं। ऐसा नहीं बोला गया वो कि नैरो सेल जैसी जगहों पे सो रहे हैं, मतलब ग्रेव जैसी जगहों पे, नैरो सेल जैसी जगह पे जो ग्रेव की जैसी लगती है। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, एक्चुअली डायरेक्ट ही इनको संज्ञा दे दी है ये ग्रेव की, नैरो सेल को। ऐसा नहीं बोला कि दीज आर द नैरो सेल्स व्हिच आर लाइक ग्रेव्स, या फिर इस तरह से। वैसा कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया है, ग्रेव्स की जगह नैरो सेल वर्ड यूज कर लिया, ये मेटाफर हो गया ना। स्नेक डकी, स्नेक डकी में देखो एम्बिशन, एम्बिशन लेट नॉट एम्बिशन मॉक। एम्बिशन मॉक नहीं कर रहा, एक्चुअली एम्बिशन का मतलब एम्बिशियस पीपल है। होता क्या है सिनेक्डकी में, सिनेक्डकी में एक लार्जर बॉडी का कोई हिस्सा उस पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एम्बिशन क्या है, एक एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की दिमाग, मतलब उसके दिमाग के ख्याल है। एम्बिशन मतलब वो बहुत महत्वाकांक्षी है, उसके दिमाग में, उसकी बॉडी का हिस्सा एक तरह के एम्बिशन। तो एम्बिशन वर्ड यूज करके उस पूरे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर वर्ड का यूज करके रिच पीपल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये स्नेक डकी हो गया। ये आपको डिटेल में समझनी हो ना, तो आप मेरी पोएम्स को उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन सुनाता हूँ ना, वहां सुने, वहां देखें, क्योंकि वहां मैं एक एक उसको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिनेक्डकी क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट में आप पूरी डिटेल में एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ ना। तो आप मेरी पोएट्री वाली जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होती है, लाइन टू लाइन जो मैं एक्सप्लेन करके सुनाता हूँ, वो जरूर देखें पूरी। उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच पता चलेगी कैसे कैसे समझाता हूँ मैं। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, जैसे प्लीजिंग, एंक्सियस। प्लीजिंग मतलब खुशनुमा, एंक्सियस मतलब चिंतित। एक तरफ तो खुशनुमा है, एक तरफ चिंतित है, दो साथ साथ अपोजिट वर्ड इस्तेमाल कर लिए ना, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। एलिटरेशन, एलिटरेशन में क्या होता है, पहला वर्ड एक कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड होती है मतलब, और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन हो रही है। हैप्पली, होरी, हेडेड, है साउंड रिपीट हो रही है ना, है एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक बिहाइंड, तो लय साउंड, लय कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। कुछ इंपॉर्टेंट पोएम में नेचर के एलिमेंट्स खूब हैं, स्टार्टिंग में स्पेशली 3 स्टेंजा में तो नेचर के एलिमेंट काफी हैं। पोएट ने एक्चुअली स्टार्टिंग के 3 स्टेंजाज एक तरह से बैकग्राउंड सेट करके दिए हैं। उन बैकग्राउंड में नेचर का ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से इवनिंग ढल रही है, इवनिंग हो रही है मतलब, है ना, सूरज ढल रहा है, और दिखाया गया है कैसे हवा मंद मंद बह रही है, लैंडस्केप चमक रहा है सूरज की रोशनी से, छिपते हुए सूरज की रोशनी से, बीटल्स उड़ रहे हैं, काउस घर लौट रही हैं धीरे धीरे आवाज करते हुए, आउल रात का इंतजार कर रहे हैं, तो वो उस तरह से चिंता में व्यक्त हैं, मतलब व्यस्त हैं। तो ये सब चीजें कवर की गई, नेचर और नेचर की पार्ट, और साथ में जो शाम की टाइम, इवनिंग टाइम एक्टिविटीज होती है, उनको बहुत ब्यूटीफुली राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो नेचर के एलिमेंट स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे मैंने बोलता है, ये तो भाई जो ट्रांजिशन पोइट्स हैं, ये सब नेचर का एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, मतलब ये बेसिकली रोमांटिक एज की भी एलिमेंट यूज करते हैं, और साथ में क्लासिकल एज की भी एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन मैन पोएम है ये। कॉमन मैन का पोएम इसलिए, कॉमन मैन की पोएम इसलिए क्योंकि डेथ की बात करती है, और डेथ सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और दूसरी तरफ कॉमन मैन की पोएम इसलिए क्योंकि ये कॉमन लोग, क्यों जाता है तो कॉमन लोग ही हैं दुनिया में, आम जनता की बात करती है, जैसे कि विलेजर्स वगैरह ना, गाँव के जो आम लोग हैं उनकी मृत्यु की बात हो रही है, जिनकी मृत्यु पे कोई ध्यान नहीं देता, जिनकी लाइफ पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो कॉमन मैन की बात हो रही है पोएम में। पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, पोएम में क्वाट्रेन्स है, यानी कि 4 लाइन के स्टेंजाज हैं, ठीक है। राइम स्कीम क्या है, ए बी वाली राइम स्कीम यूज की गई है, यानी कि ये एक हीरोइक क्वाट्रेन है। क्या है, हीरोइक क्वाट्रेन। हीरोइक क्वाट्रेन में क्या होता है, 4 लाइन के स्टेंजाज, इनका राइम स्कीम ए बी हो, वो सब कहलाते हैं हीरोइक क्वाट्रेन, ठीक है। तो ये अपनी पोएम का बेसिक एक हो गया क्रिटिकल एप्रिसिएशन।
बाकी देखो इसमें आप समरी यूज कर सकते हो, सेंट्रल आईडी के बाद में आप समरी का पॉइंट यूज कर सकते हो कि भाई और उसमें आप पूरी पोएम की जो डिटेल में समरी है ना वो लिख सकते हो। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारे तो 2 पेज भी नहीं भर रहे। वैसे तो लिटरेचर में मैं पेज भरने की सलाह कभी नहीं दूंगा कि जितना काम पड़े उतना ही लिखना चाहिए। परंतु अगर आपको इसमें पॉइंट और बढ़ाने हैं तो समरी ऐड कर दो। ठीक है? आप इसमें कुछ राइटर्स के व्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे इसमें आप सैमुअल जॉनसन के व्यूज ऐड कर सकते हो। किसके? सैमुअल जॉनसन थे फेमस, है ना? तो उनके व्यूज ऐड कर सकते हो कि वो क्या बोलते हैं इस पोएम के बारे में, है ना? और भी कई राइटर्स हैं जिनके व्यूज मिल जाएंगे आपको, गूगल कर लेना। बाकी तो अगर आपको पता नहीं चले ना कि सर हमको क्या पता इस पोएम पे किसके व्यूज क्या है, तो गूगल कर लिया करो, है ना? कि पोएम के ऊपर क्रिटिकल व्यूज क्या है, लोगों ने क्या कहा है ना? क्रिटिकल राइटर्स ने क्या क्या है, क्रिटिकल एनालिस्ट ने क्या कहा है, तो आपको उधर से व्यूज मिल जाएंगे। ऐसे कर लिया करो, ठीक है? तो ऐसे पॉइंट और ऐड हो जाएंगे आपके, और फिर पोएम आपको फिर सफिशिएंटली ठीक लगेगा। आप लोग अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत छोटा सा बताया आपने, तो आप उसमें ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो आप लोग, और हाँ, ये जो समरी ये थीम है ना, ये डेथ इज इनेविटेबल, क्लास डिवीजन इन सोसाइटी, इसको सिर्फ ऐसे ही इतना सा लिख के मत छोड़ देना। मैंने तो सिर्फ हेडिंग दी है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, आधा पेज, एक पेज, जितना भी एक्सप्लेन कर सको। क्लास डिवीजन इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। टिल देन गुड बाय, और ये लेक्चर जरूर शेयर करना बाकी बच्चों के साथ में ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। सी यू सून।